तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार अर्जुन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट इन नॉवल के चैप्टर नंबर 245 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में लू फेंग के सारे कारनामों को देख रखा होता है, जिसके साथ हमें यानफेंग एंशिएंट किंगडम का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है कि यानफेंग एंशिएंट किंगडम्स के अंदर किंग रू मौजूद था, जो कि यहाँ का ट्रांसेंडेंट कैपिटल सिटी था और ये बहुत ही सेफेस्ट प्लेस था ओरिजिन कॉन्टिनेंट का। चाहे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के 3 मेजर एलियन रेसेस के बंदे भी क्यों न आ जाए, वो इस जगह पर आकर ऐसे ही रेकलेसली फाइट नहीं कर सकते थे। कह सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट पैलेस मौजूद हैं, जिसके साथ हमें यहीं के डी किंग पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पपेट क्रिएचर उसी हॉल के सामने मौजूद था और हमें दिखाया जाता है उस पपेट क्रिएचर्स को, जो कहता है कि अभी के फिलहाल में मास्टर सेक्लूजन में है, कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और दिखाया जाता है कि उनके सामने, उस पपेट के सामने 8 बंदे मौजूद होते हैं। ये 8 बंदे कोई और नहीं, एम्प्रेस होते हैं और ये सारे एम्पर और एम्प्रेस होते हुए यहाँ पे खड़े होते ताकि वो किसी से मिल सके। अब एक एम्पर होता है जो कहता है उस पपेट क्रिएचर से कि मामला बहुत बड़ा है, जिसके बाद वो बताते हुए कहता है कि यानफेंग एंशिएंट किंगडम्स के 13 एम्पर में से एम्पर युआन मारा जा चुका है और ये बहुत बड़ा मैटर है, जल्दी करो और अपने मास्टर को जाके इसके बारे में रिपोर्ट करो। अब वो सारे एम्प्रेस ने ऑलरेडी डी किंग को ये मैसेज भेज दिया होता है, लेकिन डी किंग ने उनके सारे मैसेज को इग्नोर कर दिया होता है, क्योंकि अभी के फिलहाल डी किंग सेक्लूजन में होता है और सेक्लूजन में वो बाकी सारी चीजों पे ध्यान नहीं दे सकता है। अब डियान को दिखाया जाता है, जो कि उस पपेट सर्वेंट को देख कर कहता है कि तुम पपेट सर्वेंट जल्दी जाओ अपने मास्टर को रिपोर्ट करो। डीजू फेंग भी कहता है कि जल्दी करो और रिपोर्ट करो, लेकिन पपेट क्रिएचर्स, जैसा कि वो पपेट था तो उसके पास कोई इमोशंस होते ही नहीं है। वो बस इतना ही कहता है कि मास्टर ने मुझे ऑर्डर किया है कि मैं अभी सेक्लूजन में हूँ और चाहे कितना ही बड़ा मैटर क्यों ना हो, कोई भी मुझे आकर डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। अब डीचू काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाता। यहाँ पे वो कहता है तुम सर्वेंट कहीं के, क्या तुमने सुना नहीं कि डी1 मारा जा चुका है। तो पपेट क्रिएचर भी गुस्से में कहता है कि अगर सारे एम्प्रेस भी क्यों ना मारे जाए, कोई भी मेरे मास्टर को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे पपेट जिस तरीके से बात कर रहा था उस हिसाब से देखा जाए तो पपेट की पावर भी कम नहीं थी और यहाँ पे वो चाहते एम्प्रेस तो पपेट को डिस्ट्रॉय कर देते, लेकिन सिर्फ डी किंग की वजह से ही वो यहाँ पे चुप बैठे हुए होते हैं, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वो पपेट अपने जीत पे अड़ा होता है। चाहे कोई भी बंदा क्यों ना आ जाए, वो हटने का नाम नहीं ले रहा होता है। इसको देखकर 8 एम्प्रेस तो गुस्सा हो ही रहे थे और कह रहे थे कि आखिरकार ये किस तरह की बकवास है, एक एम्पर मारा गया है और डी किंग इसके बारे में कदर भी नहीं कर रहा है। अब डी कॉन्ग भी उसमें से बोलता है कि ये पपेट सर्वेंट बहुत ज्यादा रिजिड है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम डी किंग से नहीं मिल सकते हैं। अब यहाँ पे ड्यूफू भी कहता है कि चलो जाने दो, डी किंग के पास अपने इंपॉर्टेंट मैटर होंगे, चलो हमें जाके एंचेस्टर से मिलना चाहिए। लो 8 एम्प्रेस काफी ज्यादा डिससैटिस्फाइड थे, लेकिन फिर भी उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डी किंग के क्लोज डोर कल्टिवेशंस को भंग कर सके, इसलिए वो वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें सीन चेंज को एंशिएंट यानफेंग किंगडम के हिडन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां पे एक एंशिएंट केव ड्वेलिंग मौजूद होता है। वहां पे उनके एंशिएंट एम्पर मौजूद होते हैं, जिसके साथ वो 8 एम्प्रेस उसी एंट्रेंस के पास आते हैं और जरा सा भी सरप्राइज होने का दिखावा नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने एम्प्रेस से कई दफा मिल चुके होते हैं। जिसके साथ हमें एम्पर फू को दिखाया जाता है, जो कि केव ड्वेलिंग के एंट्रेंस के पास जाता है और झुकते हुए कहता कि एंचेस्टर, एक ब्लैक रॉब पावरफुल बंदे ने हमारे एक ओल्ड सर्वेंट एम्पर युआन को मार डाला है और वो अपने आप को रीइंकार्नेशन में फोर्स कर लिया है। अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें बताने लगता है और कहता है कि ये ब्लैक रॉक बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम लोगों के 8 कंबाइंड पावर के साथ भी हम उसे हरा नहीं पाए थे। ऐसा लगता है कि उसकी पावर गॉड किंग के ऊपर की है और यहाँ पे हम आखिरकार उससे कैसे निपटे, वो अपने एंचेस्टर से पूछने लगता है कि आखिरकार उससे फाइट करने का क्या समाधान है और वो वेट करने लगता है। अब एम्पर फू बोलना बंद करते और बाकी के 7 एम्पर्स बाहर वेट कर रहे होते हैं। काफ़ी लंबा टाइम गुजर जाता
जाता है, लेकिन उस केव से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। इसके साथ एम्पर बाहर से निकलता और कहता है कि मैंने रिपोर्ट कर दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि एंचेस्टर भी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते, वो जरूर सेक्लूजन में ही होंगे। जिसके साथ जितने बाकी 7 एम्प्रेस होते हैं वो भी कंप्लीटली हेल्पलेस हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि रूल्स के अनुसार से अभी एंचेस्टर सेक्लूजन में है तो हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, हमें इंतजार करना होगा कि कब हमारे एंचेस्टर सेक्लूजन से बाहर आए ताकि उन्हें सब चीज़ें पता चले। अब जैसे ही वो सेक्लूजन से बाहर आएंगे उन्हें ये सब के बारे में ऑलरेडी पता हो जाएगा बाहर आते ही, तो वो भी कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये भी बताया जाता कि असल में एंचेस्टर का क्लोन यहाँ पे मौजूद था। अगर एंचेस्टर के क्लोन जागा हुआ रहता तो वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर देता, लेकिन वो सेक्लूजन में है इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि अभी कितना टाइम लगने वाला है। जिसके बाद वो सब वहाँ से निकल पड़ते हैं क्योंकि वो वहाँ पे रहने की हिम्मत नहीं दिखा सकते थे। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में जितने भी फैक्शंस मौजूद थे, कह सकते हो सेक्ट और जितने भी नेशंस मौजूद थे, उन सबको डियोन के कॉज एंड इफेक्ट के गायब होने के बारे में पता चल जाता है। उन्हें पता हो जाता है कि या तो डी युआन मारा जा चुका है या फिर उसे फोर्सफुली री इनकारनेट करने पे मजबूर कर दिया गया है। और ये एक बहुत बहुत बड़ा इवेंट होता है। जिसके साथ हमें एक मिडल एज मैन को दिखाया जाता है जो कि उसी बैटलफील्ड के पास आता है जहाँ पे लू फेंग और डी युआन ने फाइट की होती है। वो कहने लगता कि क्या डी युआन मारा जा चुका है। अब वो वहां पे जाके अपने पास्ट के टाइमलाइन को देखने लगता है और आराम से उस बैटल के सीन को डिस्कवर कर लेता है जहां पे उसे डेमन लॉर्ड टियागु और साथ में डी युआन भी दिखाई देता है। जहां पे डेमन लॉर्ड टियागु तो डी युआन के पीछे छिपा हुआ था। सडनली दिखाया जाता है कि वो बैटल को देख रहा था, लेकिन तभी वहां का सारा चीज ब्लर होने लगता, अनक्लियर होने लगता है। और यहाँ पे मिडल एज सरप्राइज होते हुए कहता है कि जिसने भी उसको मारा है वो एक जरूर अल्टीमेट रेलम का बंदा रहा हो गया। जहाँ पे वो ये देखकर हैरान हो गया था कि वहाँ पे उसकी ग्रेट डॉ परफेक्टी और कोई भी ट्रेसेस बची ही नहीं थी। मतलब कि वो भी पता नहीं लगा पा रहा होता कि आखिरकार डी युआन को मारा किसने। और मिडल एज मैन सोचने लगता है कि ये जरूर बहुत बड़ा बैटल हुआ होगा। मैंने दूर से इस बैटल को देखा है कि कैसे 8 वो एंडलेस ब्लड रिवर 8 फॉर्मेशंस के साथ फाइट कर रही थी, जहाँ पे वो भी नहीं समझ पा रहा होता कि आखिरकार मेन कल्प्रिट कौन है। वो भी क्या था इंटरेस्टिंग, आखिरकार ऐसी किसमें हिम्मत आ गई कि यहाँ पे हमारे दोनों एंशिएंट नेशंस के एंचेस्टर और एम्प्रेस को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की और साथ में उसने तो एम्पर युआन तक को मार डाला। मिडल एज मैन के बारे में बताया नहीं जाता कि आखिरकार ये है कौन, ये एक मिस्ट्री के जैसा ही दिखाया गया था और वो भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है। बताया जाता है कि जो एंडलेस ब्लड रिवर जो कि लू फेंग की पावर होती है और 8 फेज अरे जो कि उन्होंने 8 बंदों ने मिलकर बनाई होती है, इसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग होती हैं, लेकिन उसको देख पाना भी बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब कि अगर कोई नॉर्मल केओस लेवल का बंदा उसको देखने की कोशिश करा तो उसको पता भी नहीं चला कि वहाँ पे कोई फाइट भी हुई थी। ये सिर्फ गॉड किंग्स के अपर लेवल वाले ही बंदे ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरे के पूरे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में हम सिर्फ कुछ ही जैसे कि 3 मेजर एलियन रेसेस, साथ में 10,000 रेलम्स और टियानमू रेलम बेस्ड ही इनसाइड ट्रेसेस के ग्लिम्स के बारे में देख पाए थे, उनके झलक को देख पाए थे। बाकी सारे कमजोर बंदे तो इसके बारे में पता भी नहीं लगा पाए थे, बल्कि उन्हें न्यूज़ से पता चला था कि युआन मारे जा चुके थे। और बात करें लू फेंग की अपीयरेंस की तो किसी ने उसकी झलक तक नहीं देखी। सब लोग अपने जजमेंट्स बनाने लगते हैं कि कौन हो सकता है। डी युआन मारा जा चुका था और कोई भी मर्डर के बारे में नहीं जानता था, बस यही अंदाजा लगा रहा था कि वो मर्डर एक अल्टीमेट रेलम का एग्जिस्टेंस होगा ही। जिसके साथ हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो सोचने लगता है कि डी युआन के पास एक सुपर पावरफुल ट्रेजर की कंप्लीट सेट मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो सिर्फ 2 और 3 ब्रेड्स ऑफ टाइम्स में ही मारा गया। यहाँ तक कि 8 एम्प्रेस जो कि यानफेंग एंशिएंट किंगडम्स के थे वो सभी मिलकर भी उस बंदे को हरा नहीं पाए थे और युआन को बचा नहीं पाए। अब ये न्यूज चारों तरफ फैल जाती है, चाहे मोनार्चेस में भी फैल जाती है ठंडे एंशिएंट किंगडम्स के बंदे की, और वहाँ पे जितने भी मोनार्चेस होते हैं वो सभी इस न्यूज़ को सुनकर हिल जाते हैं। मतलब कि लिटरली वो सभी शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यही 2 एंशिएंट नेशंस हुआ करते हैं। अगर पावर्स के मामले में
में बात किया जाए तो थंडर एंशिएंट नेशंस थोड़ा सा कमजोर होता है यानफेंग एंशिएंट नेशन, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एम्प्रस होते हैं और उन्हें अब पता चल गया होता है कि उनके पास तो ऑलरेडी एम्पर किंग भी मौजूद होते हैं, जिसके कारण उनकी पावर्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब यहाँ पे वो सोचने लगता है कि जिस मर्डर ने एम्पर युआन को मारा है, अगर वो मोनार्चेस को टारगेट करना शुरू कर दे तो ईजिली उनको मार सकता है ना। अब मोनार्चेस की पावर कह सकते हो कि उन सारे एम्प्रेस से थोड़ी कम दिखाई गई है हमारे स्वैलो स्टार सीजन 2 की सीरीज में, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वो भी सोचने लगता है और कहता है कि ये बंदा जरूर एक गॉड किंग लेवल के ऊपर का एग्जिस्टेंस होगा। मतलब पहले ये लोग ये सोच रहे थे कि वो अल्टीमेट रेलम का बेइंग हो सकता है, लेकिन सारी चीजें एक्सपेक्टेशन लगाने के बाद उन्हें ये अंदाजा होने लगा कि ये बंदा जरूर गॉड किंग के अपर लेवल का बंदा होगा। और बताया जाता है कि गॉड किंग के अपर लेवल वाले बंदे अगर अपनी एक झलक भी इन सारे गॉड किंग अल्टीमेट रेलम के बंदों की तरफ देखे भी तो वो पूरी तरह से पागल हो जाएंगे, उनकी दिमाग पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ मोनार्चेस के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि मोनार्चेस मेनली ह्यूनियन ब्लड लाइन को कल्टीवेट करते थे और इस कल्टीवेशन टेक्निक में बहुत सारे फ्लॉज होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई इसको कल्टीवेट करता है तो कैसे पागल हो जाता है, उसकी माइंड करप्ट होना शुरू हो जाती है और सामने कोई गॉड किंग के अबव लेवल वाला एग्जिस्टेंस आ गया तो उनकी एक सिंगल झलक ही उन सबको पागल बनाने के लिए काफ़ी है, आउट ऑफ कंट्रोल करने के लिए काफ़ी होता है। और बताया जाता है कि अभी के फिलहाल उस इंसिडेंट्स के बाद जितने भी मोनार्चेस होते हैं, जितने भी बंदे एम्प्रेस होते हैं, वो सभी कैजुअली और जा कॉन्शियसली यहाँ पे सारी चीज़ें एक्ट करने लगते हैं और वहाँ पे वो मर्डर के भी आइडेंटिटी को रिवील करने के बारे में सोचने लगते हैं और मोनार्चेस तो उनकी फटके 4 हो चुकी होती है। और बताया जाता है कि यहाँ पे कुछ दिनों तक, मतलब कुछ सालों तक कहा जा सकता है, कुछ सेंचुरीज तक वहाँ पे ओरिजिन कॉन्टिनेंट में चारों तरफ अफरा तफरी ही मची हुई होती है। रॉयल फैमिलीज जो होते हैं 2 एंशिएंट किंगडम्स की, वो सभी डर डर कर जी रहे होते हैं। सब लोग अपने आप को रिस्ट्रेन कर लिए होते हैं। जितने बंदे जो कि बिलियंस ऑफ लिविंग बीइंग्स को पहले डिवोर किया करते थे, अब वो छोड़ चुके थे। अब उनकी हिम्मत ही नहीं कर रही थी कि वो किसी को मार कर खा सके, क्योंकि वो लोग जान चुके थे कि ये मर्डर जिसने युआन को मारा है वो कितना ज़्यादा इन सब चीज़ों से नफरत करता है। और यहाँ पे पहला दफ़ा था हिस्ट्री में कि यानफेंग एंशिएंट किंगडम्स का एक एम्पर मारा जा चुका हो। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि ये सारी न्यूज़ फैल रही होती है और बताया जाता है कि यहाँ पे लू फेंग को उसको मारे हुए हाफ सेंचुरी से ज़्यादा टाइम बीत चुका होता है और यहाँ पे अभी तक किसी ने भी डी युआन के रिटर्न के बारे में खबर नहीं सुनी। मतलब सबने सोचा होता है कि यहाँ पे डी युआन रीइंकार्नेट करने के बाद फिर से अपनी यानफेंग एंशिएंट कंट्री में आ जाएगा ताकि वहाँ से वो रिसोर्सेज ले सके, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया। और कुछ लोग सोचने लगते कि क्या डी युआन पूरी तरह से मारा गया क्या। अब डी युआन के पास एक काफ़ी अच्छा टाइम था रीइंकार्नेट करने को और हमें पता है कि वो रीइंकार्नेट भी कर चुका है, लेकिन जो 8 एम्प्रेस होते हैं वो नहीं जानते थे कि क्या वो रीइंकार्नेट कर पाया है या फिर नहीं। लेकिन सब लोग ये भी जानते थे कि हो सकता है कि वो अपने आप को वापस रॉयल फैमिली में ना लाना चाहता, क्योंकि उसे अभी भी डर हो कि वो हत्यारा उसे अभी भी ढूंढ कर मारेगा, चाहे वो रॉयल फैमिली में ही क्यों ना चला जाए, रॉयल फैमिली में घुसकर उसको हंट डाउन जरूर करेगा। अब ये सारे डिस्कशन डी2 के लिनेज के जितने भी मार्केट्स होते हैं वो सारे डिस्कशन कर रहे होते हैं और बताया जाता है कि आजकल 2 एंशिएंट नेशंस के अंदर रॉयल फैमिलीज की गैदरिंग होते रहती थी और सबसे हॉट टॉपिक तो एम्पर युआन के डेथ के बारे में ही होती है। मतलब हाफ सेंचुरी पास हो गई है लेकिन सब लोग अभी तक एम्पर युआन के मौत के बारे के चर्चे चला रहे हैं। इसके साथ बताया जाता है कि जो रिलेशन होते हैं डी2 लिनेज और डी युआन के लिनेज में वो ऑलरेडी अच्छे नहीं थे और इसी कहानी मार्कस इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बातें किया करते थे, जिसके साथ हमें डी2 को दिखाया जाता है। डी2 को नहीं, डी2 कोई आउ होता है, कोई और होता है, जिसके साथ डी2 इस्माइल के साथ क्या आता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो किलर है वो हेविल को बहुत ज़्यादा हेट करता है, लेकिन हम जैसे छोटे मोटे केओसवेलम के बंदों के लिए हमें नहीं लगता कि वो किलर हम सबको भी देखता है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो किलर है वो सिर्फ गॉड किंग्स लेवल वाले को ही टारगेट किया करता है, केओसवेलम वालों को नहीं। अब लू फेंग ऐसा ही करता है क्योंकि उसे पता है कि केओसवेलम को बहुत कमज़ोर है, अभी ओरिजिन कॉन्ट में उन्हें भी बढ़ने का मौका दिया जाए और यहाँ पे वो ज़्यादा बिलियंस तो नहीं मिलियंस में डिवोर करते हैं।
हैं तो उतना उतना चलता है, लेकिन बिलियंस में डिवाइड करना ये बहुत ज़्यादा होता है। ये जो गैप होता है उन सबको बहुत ही ज़्यादा ग्रेट होता है। और ऑर्डिनरी रॉयल होते हैं वो तो मज़े मज़े में देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होता है जो किलर होता है वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को टारगेट कर रहा है, जिसके साथ दिखाया जाता है कि जितने भी बंदे जो कि खाने थे वो सबको छोड़ चुके होते हैं, और जो छोटे मोटे थे वो अभी भी थोड़ी थोड़ी कंटिन्यू करके कर रहे होते हैं। जिसके साथ हमें एम्पायर किंग के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फाइनली वो एंशिएंट ग्रैंड हॉल का दरवाजा फाइनली ओपन होता है, और यहाँ पे बताया जाता है यांफेंग एंशिएंट किंगडम्स के 13 एम्परर्स के मोस्ट ट्रांसेंडेंट बीइंग एम्पायर किंग के बारे में, जो कि फाइनली अपने सेक्लूजन से बाहर निकल पड़ता है। और ये न्यूज़ अपने बाकी सारे एम्परर्स के पास पहुंच जाता है कि एम्पायर किंग फाइनली बाहर अपने सेक्लूजन से आ चुका है, जिसके कारण जितने भी डीफू, डियान, डीजू और बाकी एम्परर्स होते हैं अपने आप को उसके सामने पेश करते हैं। इसके साथ हमें एम्पायर किंग को दिखाया जाता है जो कि मेन हॉल में बैठा होता है और सबको बैठने को कहता है। अब टोटल में 13 थे, एक मारा गया, एक अपना एम्पायर किंग होता है, और टोटल में बाकी 11 के एम्प्रेस आए हुए होते हैं, सभी बैठ जाते हैं और सबको ये अच्छे से पता था। अब यहाँ पे बताया जाता है कि सारे लोग एम्प्रेस हैं, लेकिन उन सबको पता है रियलिटी में कि यहाँ पे एम्पायर किंग कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको पता है कि इनकी पावर्स ऑलरेडी काफ़ी है कि ये कुछ सैकड़ों सालों मतलब हज़ारों लाखों सालों बाद वो ओरिजिन कंटिन्यूम को छोड़कर जा सकते हैं। अब इनकी स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन डी किंग से बात की जाए तो वहाँ पे एम्पायर डी किंग की पावर्स उन सबसे काफ़ी ज़्यादा होती है, उन सबके सेम लेवल्स नहीं होती। कह सकते हो कि डी किंग सबसे ज़्यादा पावरफुल है, होगा क्यों नहीं, वो एक एंसेस्टर की पावर को होल्ड करता है। अब डीफू कहता है डी किंग से कि डी किंग तुम ऑलरेडी सिचुएशन के बारे में जानते हो और तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। अब डी किंग जो बैठा हुआ था वो जोर जोर से हंसने लगता है, जहाँ पे वो कहता है कि एक बार डी युआन मारा गया तो हमारे यानफेंग एंशिएंट किंगडम्स के अंदर सिर्फ 12 एम्प्रेस ही बचे होंगे। मतलब यहाँ पे अपना डी किंग जो कि उन सब का अभी कंट्रोलिंग एम्पायर है, कह सकते हो एक एंशिएंट मोनार्क्स के जैसा उन सब के सामने खड़ा है, उन सबसे सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो हंसते हुए कहता है कि अगर वो मारा गया तो क्या होगा, हमारे पास अभी भी 12 एम्प्रेस बाकी होंगे। अब ये देखकर डीफू, डियान और बाकी के 11 एम्प्रेस होते हैं स्पीचलेस हो जाते हैं कि ऐसी कोई चीज़ के लिए डी किंग इतना ज़्यादा हंस रहा है। अब डी किंग उससे फिर से पूछता है, इतना सीरियस होकर वो सब देख रहे होते तो उससे पूछता है कि क्या एम्पायर युआन रॉयल फैमिली में वापस आया कि नहीं रीइंकारनेट करने के बाद। तो वहाँ पे वो बंदा कहता है कि नहीं, अभी के फिलहाल तो नहीं आया है। अब जो आइडेंटिटी होती है रीइंकारनेशंस की वो अनकंट्रोलेबल होती है, कोई भी नहीं बता सकता कि वो रीइंकारनेट करके किस रूप में आया है। यहाँ पे ओरिजिन कंटिन्यू पॉसिबिलिटी ये है कि वो किसी ट्राइबल बीइंग में रीइंकारनेट हो या फिर किसी वाइल्डनेस में जाकर रीइंकारनेट हुआ हो, ये कोई भी नहीं बता सकता है। लेकिन ये तो है कि जो एम्पायर युआन की जो पावर्स थे उसके हिसाब से उसकी जो पावर्स नॉलेज है वो आराम से अपने आप को आसानी से लेवल अप कर सकता है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अपने स्ट्रेंथ को रिकवर कर सकता है। और इसी से ये रॉयल फैमिली अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन एम्पायर युआन होगा। यहाँ पे उनकी आइडेंटिटी रिवील करना ये काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, मतलब कंफर्म करना। मतलब देखो पहले अपना युआन इन सारे एम्प्रेस के साथ रहता था तो उन सब की टेक्निक्स उन सबको पता होगा कि कैसे वो कल्टिवेट करता है। और यहाँ पे कोई बाहर का लोग अगर ऐसा दिखाएगा तो उन्हें पता चल जाए कि ये बंदा हो सकता है। कोई एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो एम्पायर युआन के पास कई सारे अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक्स थे, उसके पास कई सारे डिटेल मेड क्रेडिट्स भी थे जो कि वो क्लैंस में थे। अगर वो उसको लेने के लिए आएगा तो क्लैन वाले तो आराम से जान ही जाएंगे ना कि यही रीइंकारनेट वाला बंदा है, लेकिन सबसे पहले उसको क्लैन में आना पड़ेगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है डीफू को जो कहता कि नहीं, वो अभी तक वापस नहीं आया है, वो ऑलरेडी हमारे क्लैन से बहुत कुछ ले चुका है और उसके पास अभी सफिशिएंट इनफ क्रेडिट्स नहीं है कि वो अपने आप को फिर से एक अल्टीमेट ट्रेबल लाइफ फॉर्म्स में तब्दील कर पाए। तो डी किंग कहता है कि वो तो बहुत ही चालाक निकला, क्योंकि यहाँ पे उस पर बहुत ही कर्ज था। अगर अपने डी युआन को वापस आना भी पड़ा तो उसे कर्ज चुकाना पड़ता जो कि बहुत बड़ा था, और उसकी इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है कि वो उतने सारे कर्ज को चुका पाए। जब वो अल्टीमेट फ्लेम का बंदा था तो उसके पास तो इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो अपने कर्ज को चुका पाए। तो आखिरकार वो इतना कमजोर होकर अपने सारे कर्ज को कैसे चुका पाएगा।
जिसके बाद कहा जाता है कि कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता तो कोई नहीं, हम भी नहीं पता लगा सकते हैं, उसके पास यही एक सेफेस्ट इनकारनेशंस के बाद ऑप्शंस बचा हुआ है। अब डियान डी किंग से बोलता है कि डी किंग आखिरकार हम इस मैटर को ऐसे ही जाने देंगे क्या? अब डी किंग में स्माइल के साथ करता है कि ये तो एक छोटा सा ही मैटर है, आखिरकार हमें इतना सीरियसली होने की क्या ज़रूरत है। और वो कह सकते हो कि अपना डी किंग बहुत ही मज़े मज़े में इस टॉपिक को उड़ा रहा होता है। अब डीबू कुछ बहुत ज़्यादा हैरान होता है, गुस्से में क्या होता कि क्या ये एक छोटा मैटर आपको दिखता है? हमारे अंदर 13 एम्प्रेस थे और अब मारा जा चुका है और हम इतने पीछे कैसे हो गए थे? और ये पूरे के पूरे यानफेंग एंशिएंट किंगडम्स रॉयल फैमिली को अफेक्ट करता है। अब डी किंग डीबू की तरफ घूर कर देखने लगता है, जिसके कारण डीबू कांप उठता है, वो भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता। अब डी किंग उसकी तरफ देखते मतलब सारे एम्प्रेस की तरफ देख करके आता है कि वो कंप्लीटली मरा नहीं है, क्या उसने अपने आप को रीइंकारनेट नहीं कर लिया? ये ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है। और वो कहता है कि तुम सभी ओरिजिन कॉन्टिनेंट में रहते हो, तुम लोग बड़े आराम से रह रहे हो, तुम्हें आखिरकार पता ही क्या है कि बाहर की दुनिया में कितना खतरा मौजूद है, तुम सब तो यहाँ पे आराम से रह रहे हो। यहाँ पे डी किंग ने अपने ओरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़कर कब का चला गया होता है, वो तो बस यहाँ पे अपने क्लोन को रखा होता है। मतलब कह सकता हूँ कि वो बंदा ऑलरेडी अल्टीमेट लेवल से भी ऊपर वाला बंदा बन चुका है, उसकी पावर उस लेवल तक चली गई है कि वो बाहर के भी जगह को खोज सकता है। जहाँ पे हमें बताया जाता है कि आउटसाइड वर्ल्ड मतलब केज वर्ल्ड की बाहर की जो दुनिया होती है, वहाँ चारों तरफ लाइफ एंड डेथ बैटल्स हुआ करती थी, चारों जगह रियल लाइफ के डेंजर्स थे, मतलब वहाँ पे कभी भी आपकी जान जा सकती है। और वो कहता है कि बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, वहाँ पे हम लड़ते समय क्लोन्स भी हमारे मारे जा सकते हैं, हमारे जितने भी प्रीशियस ट्रेजर्स है जिसको कि हमने अभी तक जमा किए वो सभी लॉस्ट हो सकते हैं। और ज़्यादा और बुरा हुआ तो हमारी जो क्लोन अभी सोर्स वर्ल्ड मतलब ओरिजिन वर्ल्ड में मौजूद है वो भी मारी जा सकती है। मतलब डी किंग यहाँ पे उन सबको बताने की कोशिश करता है कि तुम सब मजे में जी रहे हो, तुम्हें असली खतरा के बारे में पता ही क्या है, बाहर इतने इतने बड़े खतरे हैं कि तुम भी मारे जा सकते हो, तुम्हारे सिर्फ क्लोन्स नहीं तुम भी पूरी तरह से तबाह हो सकते हो। अब यहाँ पे बताया जाता है कि जो दो नेशंस के फाउंडर्स थे वो ऑलरेडी आउटसाइड वर्ल्ड में घूमना शुरू किए थे, वो भी बहुत कॉशियस और केयरफुल रहा करते थे। और डी किंग के नज़र से जो ओरिजिन कॉन्टिनेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ है जहाँ पे, और यहाँ पे जो एम्प्रेस रह रहे हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल रह रहे हैं, मतलब बहुत ही आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। और ऐसा कहना भी सही है क्योंकि इन सब के एम्प्रेस को कोई भी चैलेंज करने वाला ओरिजिन कॉन्टिनेंट में था ही नहीं, जिसके अनुसार से वो आराम से मज़े की ज़िंदगी काट रहे होते हैं। अब डीफू भी कहता है कि हाँ आपने सही कहा, लेकिन ये भी सही है कि जो चैलेंजेस हमें आउटसाइड वर्ल्ड में फेस करना है उसके अनुसार से ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटी लगती हैं, लेकिन ये जो मैटर है वो कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है। आखिरकार आप बताइए कि हमें इसको कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए। डी किंग कहता है कि तुमने ऑलरेडी अपने 8 की पावर्स को मिला के ओरिजिन कॉन्टिनेंट के लिमिट पावर को टच कर लिया है और तुमने अपने उस फॉर्मेशन का यूज करके अपने पावर्स को गॉड किंग लेवल्स तक को सरपास कर लिया है, लेकिन फिर भी तुम सभी वो ब्लैक रॉक वाले बंदे के द्वारा फाइट करते हुए सप्रेस कर दिए गए थे। और वो कहता है कि ये ब्लैक रॉक वाला बंदा ये जरूर बहुत एक्सट्रीमली हाई लेवल वाला कल्टीवेटर होगा या फिर इसके पास एक बहुत ही पावरफुल सीक्रेट ट्रेजर मौजूद हो सकता है। और वो बताता है कि इन केस हो सकता है कि उसकी एंडलेस ब्लड रिवर रेलम तुम सबके फॉर्मेशन से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, अगर मैं भी उससे फाइट करने के लिए गया तो मैं भी उसके सिर्फ बराबर ही आ पाऊंगा, अगर मैं भी यहाँ पे अपर हैंड लेने की कोशिश करूंगा लेकिन फिर भी मैं उसका कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अपने रूल्स है और मैं उन रूल्स को तोड़ नहीं सकता हूँ, यहाँ तक कि एंचेस्टर भी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। मतलब डी किंग जो कि उन सारे एम्प्रेस में से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्प्रेस है वो भी ये मान लेता है कि वो ब्लैक रॉक वाले बंदे का कुछ नहीं उखाड़ सकता, यहाँ तक कि एम्प्रेस भी उससे फाइट करने के लिए क्यों ना आ जाए, एम्प्रेस भी लू फेंग का घंटा नहीं कुछ उखाड़ पाएंगे। ये बात सुनते ही जितने भी 11 एम्प्रेस होते हैं उनकी बोलती बंद हो जाती है, जिसके साथ डी किंग उस सब की एम्प्रेस की तरफ देख करके आता है कि अब यहाँ पे कत्ले आम मचाने के बारे में मत सोचो, फ्यूचर में हम सबको ओरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़कर जाना है जहाँ पे हमें और भी पावरफुल बैंक्स इनकाउंटर होंगे, वहाँ पे हमें उससे फाइट करनी होगी, सीखो कैसे फ्रेंड बनाया जाता है, ना कि यहाँ पे दुश्मन बनाने की कोशिश करो, जितना कम दुश्मन बनाओगे उतना अच्छा होगा
और वो कहता है ये ब्लैक रॉक फिगर अगर ये बंदा गॉड किंग लेवल्स के ऊपर जाता है तो ये ओरिजिन कॉन्टिनेंट में इनविंसिबल हो जाएगा, हमें इससे कैसे भी करके इससे दोस्ती बनानी होगी, हमें इससे दोस्ती करनी होगी। अगर हम इसको मार नहीं सकते तो हमें अडेप्ट करना होगा, मतलब उससे दोस्ती करके उसके साथ हमें ही जीना होगा, हम उससे फाइट तो नहीं कर सकते हैं। अब 11 एम्प्रेस भी इन सारी बातों को समझ गया होता है, लेकिन आखिरकार वो बंदे कैसे ऐसे रह सकते थे, जो बंदे पहले सब पे हुक्म जताया करते थे, आखिरकार वो मिलजुल कर अब कैसे रह सकते थे। मतलब कह सकते हैं एरोगेंट हमेशा एरोगेंट ही होता है। अब यहाँ पे एम पे यान कहता कि हाँ ठीक है, लेकिन हम लोग उसके साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या होगा अगर वो हम सबका विरोध करता रहा और हमें मारने की कोशिश करता रहा। तो डीकुंग इस्तेमाल करते हुए कहता है कि सबसे पहले हम उसे दोस्त बनाने की कोशिश करेंगे, हम उसे ऐसा भी नहीं करेंगे, उसे बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाएंगे। अगर वो दोस्ती का हाल बढ़ाएगा तो हम भी दोस्त बनकर रहेंगे। अगर उसने एनिमी बनने की कोशिश की तो अगर मैं उसका सामना ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर हुआ तो हम लोग उसे देखते ही मार देंगे। मतलब ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर की बात की जाए तो वो लोग की पावर सप्रेस हो गई है, भले ही वो गॉड किंग के अपर लेवल्स में भी चले गए हम, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनकी पावर सप्रेस कर दी गई है। और वो भी अभी लू फेंग का घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते, जब तक कि लू फेंग भी ओरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़कर बाहर घूमने नहीं जाता, तब तक ही उनके पास मौका है कि वो बाहर उन्हें मार सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो नोवेल है, मतलब एक और नोवेल इससे जो रिलेटेड है, नोवेल यूनिंग था, उसमें मैं हो सकता है कि उसके जो रिलेटेड हो कि मैं उससे एक सेपरेट वीडियो बना दूं कि क्या होता है कैसे होता है, और ओवरलॉर्ड की पावर्स में मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको शोकेस कर पाऊँ, उसके बारे में मैं सोचूंगा। अब बताया जाता है कि आउटसाइड वर्ल्ड में, वहाँ पे बाहर की दुनिया में दोस्त बनाना बहुत ही जरूरी है, लेकिन दोस्त बनाने के साथ साथ मारना भी जरूरी है। जैसे ओरिजिन कॉन्टिनेंट में कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई मारते नहीं, कहते जाने दो क्या ही होगा, मेनली ओरिजिन यूनिवर्स में हुआ करता था, लेकिन ओरिजिन कॉन्टिनेंट में नहीं, अगर तुम्हारे पास मौका है तो उसे मार दो, वरना वो बंदा इतना पावरफुल हो कि तुम्हारे पास फिर से अटैक करेगा कि तुम्हारे पास चांस ही नहीं बनेगा। स्ट्रेंथ और स्टेटस अपने हार्ड वर्क से ही कमाए जाते हैं, और वो सारी चीजें उसे समझाने लगता है। डी किंग सभी एम्प्रेस की तरफ देख कर कहता है कि हमारी फाउंडेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, सो इसलिए अपनी पूरी मेहनत करो ताकि उसे अपने साइड लाया जा सके, क्योंकि आगे चल के हमें उससे के साथ ही फाइट करनी पड़ सकती है या फिर उससे ही फाइट कर सकती है। अगर यहाँ पे उसे नहीं मनाया गया तो उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट पे राज कर सकता है, इसलिए उसके साथ संभाल कर रहना चाहिए। अब डी किंग भी कहता कि हाँ आपने सही कहा, म्यूचुअली हम उसके साथ मनाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे एम्प्रेस भी रिप्लाई करते हुए कि ठीक है आपके जैसे ही, मतलब यहाँ पे वो डिसाइड करते कि अगर लू फेंग उसके साथ उन सबके साथ मिलने को राजी हो गया तो वो सब मिलजुल कर रहेंगे और बाहर की दुनिया में भी मिलजुल कर खोजने के लिए जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे वो मानने को तैयार नहीं हुआ तो फाइट करने के लिए वो रेडी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।